ऑन प्राइस इलास्टिसिटी एंड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का डिफरेंस आई थिंक यू विल बी क्वाइट क्लियर अबाउट दैट। इसके बाद हम बात करते हैं इसके फार्मूले की। तो ये है ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फार्मूला। आप देख रहे हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कैसे हम फाइंड करते हैं? अ, आप जो चेंज है उसको डिवाइड करें ऑन द एवरेज, या दोनों पॉइंट्स के दरमियान आप करेंगे। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड आप कर सकते हैं Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q2 प्लस Q1। इसी तरह से परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P2 प्लस P1। तो ये एवरेज फार्मूला इसको हम बोलते हैं, या मिड पॉइंट फार्मूला। ये दोनों दो पे डिवाइड होते हैं और Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q2 बल्कि Q2, ये तो डेल्टा है ना, डेल्टा Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई एवरेज क्वांटिटी, तो Q2 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई Q। इसी तरह से डेल्टा P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई एवरेज प्राइस लेवल P2 प्लस P1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो 2 है वो ऊपर वाले 2 के साथ कैंसिल हो जाता है, तो बाकी ये बच जाता है। ये है ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फार्मूला। इसमें क्वांटिटी सप्लाई एक ही है और प्राइस भी हम एक ही कंसीडर करते हैं। ये आप देख सकते हैं इस ग्राफ के अंदर, प्राइस 30 और 60, फर्म ए की सप्लाई, फर्म बी की सप्लाई, फर्म सी की सप्लाई और इंडस्ट्री सप्लाई। फार्मूला के अंदर आप जब लगाते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इसकी 0.5 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है और इंडस्ट्री सप्लाई 1.18 है। तो आप देख सकते हैं ये एक से बड़ी भी है, एक से छोटी भी है। तो एक से छोटी होगी तो उसको हम बोलते हैं इन इलास्टिक, एक से बड़ी होगी तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिक, और एक के बराबर होगी तो इसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। ये इलास्टिसिटी, अब ये फार्मूला आपके सामने है। हम इस फार्मूले को हम बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिडल पॉइंट का फार्मूला हम ले रहे हैं, मिड पॉइंट फार्मूला। ये 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 देखिए, ए फर्म, बी फर्म, सी फर्म। तो ये देखिए सप्लाई कर विद डिफरेंट इलास्टिसिटीज। तो जिस जो सप्लाई का थोड़ा ज्यादा स्टीप होगा, ये आप देख सकते हैं S1 जो है इसकी इलास्टिसिटी कम होगी एज कंपेयर टू द इलास्टिसिटी ऑफ S2। जिसका जो फ्लैट होगा या जिसका स्लोप कम होगा उसकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी कम होगी। और आपको ऊपर भी आपने पढ़ा है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है इट मेजर्स द स्लोप ऑफ द सप्लाई कर्व। तो आप देख सकते हैं, आप डिस्टेंस को देखें, S1 के ऊपर देखें, प्राइस में P1 से P2 हुई है, इसका डिस्टेंस देखें, चेंज इन P वर्सेस चेंज इन Q। ये देखें यहाँ से ये डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस, इसको कंपेयर करें तो प्राइस में ज़्यादा चेंज है एज कंपेयर टू दी सप्लाई, तो ये लेस इलास्टिक है। जबकि इसको देखें S2 के ऊपर, तो प्राइस में तो उतनी ही चेंज है लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड में आप देखें, ये आप देख रहे हैं Q21 Q22, तो ये काफ़ी ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा इलास्टिक है। सप्लाई कर्व की करेक्टरिस्टिक्स आपके सामने है। हमने जो ऊपर ड्रा किए हैं वो स्ट्रेट लाइन है, बट सप्लाई कर्व कैन बी कर्व लाइन टू। कर्व भी हो सकता है, जरूरी नहीं सीधी लाइन हो। तो ऊपर एक टेबल से हमने ड्रा किया भी था जिसमें वो थोड़ा सा कर्वी भी था। तो जरूरी नहीं है कि वो
सीधी लाइन हो तो कर्व की शेप में भी हो सकता है। जो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व है वो रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है, और जो लॉन्ग टर्म के अंदर जो सप्लाई कर्व होते हैं वो ज़्यादा इलास्टिक होते हैं। इसी तरह से सप्लाई कर्व आर मोर इलास्टिक फॉर ए प्राइस इंक्रीज। प्राइस अगर इंक्रीज करेगी तो वो इलास्टिक होंगे, और अगर प्राइस डिक्रीज कर रही होगी तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो कम इलास्टिक होंगे फॉर प्राइस डिक्रीज। ये आप देखें, प्राइस इंक्रीज और प्राइस डिक्रीज। प्राइस डिक्रीज का जो सप्लाई कर्व है वो कम इलास्टिक है, प्राइस इंक्रीज के लिए जो सप्लाई कर्व है वो ज़्यादा इलास्टिक है। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको बताया भी था कि सप्लाई एक चीज़ की चेंज होती है और प्राइस किसी और चीज़ की चेंज होती है। मसलन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ Y1 with respect to Y2। तो आप देख सकते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ Y1 ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ Y2। तो बाकी फार्मूला वही है जो ऊपर हमने बात की थी। इसमें हम क्वांटिटी Y1 की ले रहे हैं लेकिन प्राइस Y2 की ले रहे हैं। तो Y1 की सप्लाई में जो चेंजेस आ रही हैं वो किस वजह से आ रही हैं? Y2 की प्राइस की वजह से। तो इसकी इलास्टिसिटी को जब हम स्टडी करते हैं तो वो होती है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। हाँ, अब क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो से यानी बड़ी भी हो सकती है। जीरो से बड़ा होने का मतलब है वो पॉजिटिव हो, जीरो से कम भी हो सकती है, इसका मतलब है वो नेगेटिव होगी। तो अगर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन जीरो हो तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं कम्प्लीमेंट्स। इसकी एग्जांपल है लैम्प मीट एंड वूल। मसलन मटन है, भेड़ का गोश्त और वूल। फर्ज करें मटन की प्राइस बढ़ जाती है तो मीट या मटन या लैम्प मीट उसकी सप्लाई तो बढ़ेगी ही। लोग उसको ज़्यादा खिलाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मीट की प्रोडक्शन हो, ज़्यादा जानवर, ज़्यादा शीप रखेंगे। तो इससे क्या होगा? मटन की सप्लाई तो बढ़ेगी, हम उसको निग्लेक्ट या इग्नोर नहीं कर रहे, डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन साथ में वूल की सप्लाई भी बढ़ जाएगी। आपको याद है पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था जायंट प्रोडक्ट, तो ये जायंट प्रोडक्ट है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम कम्प्लीमेंट्स कहते हैं। और जो इलास्टिसिटी है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी इसकी होगी। और इसमें क्या होगा? इसमें प्राइस बढ़ती है वूल की और सप्लाई बढ़ जाती है मटन यानी मीट की। इसकी वजह क्या है कि लोग ज्यादा वूल लेने के लिए ज्यादा भेड़ें रखेंगे, इससे वूल तो ज्यादा होगी लेकिन मटन की सप्लाई भी, प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो से ज्यादा हो यानी पॉजिटिव हो तो उनको हम बोलते हैं कम्प्लीमेंट। लेकिन अगर ये नेगेटिव हो, जैसे मैंने आपको बताया था मेज और शुगर केन, तो मेज की प्राइस बढ़ जाने से शुगर केन की सप्लाई कम हो जाएगी, या शुगर केन की प्राइस बढ़ जाने से वीट की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। शुगर केन की प्राइस बढ़ने से वीट की प्रोडक्शन और सप्लाई कम हो जाएगी। तो फिर क्या होगा? वो नेगेटिव आएगा जवाब कि क्वांटिटी शुगर केन की बढ़ी है और प्राइस आप देखेंगे वीट की कम हुई है, वो नेगेटिव होगा। या जैसे हमने कहा कि वीट की सप्लाई कम हो गई है, वो नेगेटिव में आएगा। और प्राइस शुगर केन की बढ़ी है तो वो पॉजिटिव, जवाब नेगेटिव में आएगा। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। इसी तरह से एक और कंसेप्ट है बड़ा इम्पोर्टेंट है, चेंज इन सप्लाई और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड क्या होती है? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है एक ही सप्लाई कर्व के ऊपर मूव करना। और इसकी रीजन क्या है?
इसकी रीजन है द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट। मसलन ये कोई भी प्रोडक्ट ए है, इसकी प्राइस P1 है तो सप्लाई है Q1, प्राइस P2 हो गई है तो इसकी सप्लाई Q2 हो गई। आप इसी कर्व के ऊपर मूव कर रहे हैं। P3 पे क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, P3 पे Q3 हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। यानी क्वांटिटी के अंदर जो लॉ ऑफ सप्लाई में भी हम पढ़ते हैं, तो ये होता है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। आप एक ही सप्लाई कर्व के ऊपर मूव करते हैं बैक एंड फोर्थ, लेकिन जो चेंज इन सप्लाई है वो है कि आपका पूरे का पूरा सप्लाई कर्व शिफ्ट कर जाता है। और वो किस वजह से शिफ्ट करता है, वो शिफ्ट करता है ड्यू टू अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ द सेम प्रोडक्ट। उसकी प्राइस के अलावा के जो फैक्टर्स हैं उस प्रोडक्ट की अपनी प्राइस के अलावा, तो जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा। जैसे आपने मार्केट सप्लाई में, आपको याद है, आप अगर देख रहे हो तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल फर्म का सप्लाई कर्व और था, और जो मार्केट सप्लाई कर्व है वो और। तो सप्लाई कर्व अगर शिफ्ट होगा तो वो शिफ्ट होगा ड्यू टू अदर फैक्टर्स। अगर उसी कर्व के ऊपर आप मूव करते हैं तो वो होता है ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट। ये देखिए चेंज इन सप्लाई, ये S1 के ऊपर आप मूव कर रहे हैं, P1 से P2, आप Q1 से Q2 पे चले गए। लेकिन चेंज इन ये चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है, ये देखिए S1 के ऊपर। लेकिन अगर S1 से S2 हो जाता है तो उसमें क्या है, आप देख रहे हैं प्राइस इज रिमेनिंग सेम, तो कोई अदर फैक्टर्स में चेंज आने से आप आपकी सप्लाई P1 पे Q1 थी तो उसी प्राइस पे Q3 हो गई है। ये है चेंज इन सप्लाई, ये शिफ्ट इन सप्लाई। और ये किस वजह से है, ये उस चीज की अपनी प्राइस के अलावा के दूसरे फैक्टर्स हैं, यानी अदर फैक्टर्स देन द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो अदर देन द प्राइस ऑफ द सेम प्रोडक्ट अगर चेंजेस होंगी तो आपका पूरे का पूरा सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा। हम ये आगे चल के पढ़ेंगे इनको हम। ये जो सप्लाई कर्व S1 से S2 पे चला जाता है, इसके 4-5 फैक्टर्स हैं जिनको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई या सप्लाई शिफ्टर्स। ये आपको याद होगा, हम जब लॉ ऑफ सप्लाई को डिफाइन कर रहे थे तो मैंने कहा था अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। तो ये अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम का मतलब है जो हमारे पास ये शिफ्टर्स हैं, ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, उनको हम बोलते हैं। वो अगर सेम रहे तो फिर आप S1 के ऊपर रहेंगे आगे पीछे। लेकिन अगर उनमें चेंज आए तो फिर प्राइस सेम रहेगी, आपका पूरे का पूरा सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा। हम बड़ी डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे, फिलहाल आप इसको समझ सकते हैं। ये है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडस्ट्री सप्लाई। तो क्वांटिटी सप्लाई इज ए फंक्शन ऑफ ऑन प्राइस। तो ये लॉ ऑफ सप्लाई है। ये इन दो चीजों का जो रिलेशनशिप है वो लॉ ऑफ सप्लाई से जाहिर है। इफ अदर थिंग्स, ये जो रेड लाइन से आगे हैं, दे रिमेन फिक्स्ड। तो इनपुट प्राइसेस, टेक्नोलॉजी, प्राइसेस ऑफ अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ सेलर्स एंड अदर फैक्टर, ये जितने हैं, ये हमने, आपको याद होगा मैंने जैसे कहा अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। तो ये वो अदर थिंग्स है, अगर ये सेम रहे, ये ना चेंज हो, तो फिर लॉ ऑफ सप्लाई होल्ड करता है ये। और वो फिर क्या होता है, क्वांटिटी और प्राइस का रिलेशनशिप। तो ये डिटर्मिनेंट्स हैं, सप्लाई शिफ्टर्स हैं, फैक्टर्स हैं। मसलन
जो अदर फैक्टर्स हैं उसमें कुछ ये चीज़ें शामिल हैं, टैक्सेस, सब्सिडीज, गवर्नमेंट पॉलिसी, लिक्विडिटी रेस्ट्रिक्शन, बैन ऑन पेस्टिसाइड, वेदर, क्लाइमेट, ये सारे ये अदर फैक्टर्स में आते हैं, लेकिन ये भी डिटर्मिनेंट्स में शामिल हैं। तो ये डिटर्मिनेंट्स हैं इंडस्ट्री सप्लाई के, जो आपके पूरे के पूरे सप्लाई कर को शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये सप्लाई का हम ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ तक आज का लेक्चर है। हम कल डिमांड को टच करेंगे। यहाँ तक अगर कोई मसला है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं